नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। एक के बाद एक वारदात लगातार उत्तर प्रदेश में आपराधिक वारदात एक के बाद एक लगातार हो रही हैं। अपराधी बेलगाम हो चुके हैं। गोंडा में पहले पुजारी को गोली मारी गई और अब 3 दलित बहनों पर एसिड फेंका गया। घटना बीती रात की बताई जा रही है। तीनों बहनें नाबालिग हैं और उनका इलाज स्थानीय जिला अस्पताल में चल रहा है। यह भी बताया जा रहा है कि तीनों जब घर में सोई हुई थी तब उनके ऊपर एसिड फेंका गया। 2 बहनें मामूली रूप से घायल बताई जा रही हैं, जबकि एक लड़की के चेहरे पर एसिड गिर गया है और घटना को अंजाम देने वालों की जानकारी अभी तक पुलिस को नहीं मिल पाई है। तीन बच्चियों के ऊपर केमिकल से अटैक हुआ है। ये केमिकल क्या है, अभी डॉक्टर्स इसकी छानबीन कर रहे हैं। जैसी जानकारी होगी आप मेडिकल रिपोर्ट में बताएंगे। इनका यहाँ इलाज चल रहा है। तीनों की स्थिति ठीक है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल के तरफ से पूरी इलाज की व्यवस्था यहाँ पे की गई है। एक की बर्न इंजरी, जो सबसे बड़ी बच्ची है, उसकी बर्न इंजरी लगभग 30% के आसपास बताया जा रहा है। एक की 20% और एक आपराधिक वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। उत्तर प्रदेश में लगातार अपराध का जो ग्राफ है वो लगातार बढ़ रहा है, चाहे वो गैंगरेप की बात हो, रेप की बात हो या फिर लूट और हत्याओं की बात हो। इसी तरीके से अब एक और ये मामला सामने आया है उत्तर प्रदेश के गोंडा से, जहां पर घर में ही सोई हुई 3 बहनों के ऊपर एसिड फेंका गया है। एसिड अटैक ये किया गया है और पुलिस की तरफ से हालांकि ये माना जा रहा है कि किसी जानकार ने ही इस वारदात को अंजाम दिया है। कोई आसपास का ही रहने वाला होगा जिसने इस वारदात को अंजाम दिया है, लेकिन परिजनों ने भी अभी किसी पर शक नहीं जाहिर किया है और इसी वजह से अभी तक जो अपराधी हैं वो अज्ञात ही बने हुए हैं। मोहम्मद फहद हमारे संवाददाता इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोहम्मद फहद, क्या कुछ पूरी जानकारी है अभी तक, क्या कुछ ताजा अपडेट इस पूरे मामले को लेकर? जी सर, बिल्कुल बताना चाहूंगा कि कल देर रात कर्नलगंज तहसील क्षेत्र के अंतर्गत थाना परसपुर के पक्का गांव में एक ही परिवार की 3 सगी बहनों के ऊपर किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा एसिड अटैक जो है किया गया, जिसे बच्चों के चीख पुकार से उनके परिजन आनंद फानंद में उन्हें जिला चिकित्सालय में लाकर उपचार के लिए भर्ती कराया गया, जहां इनका चिकित्सीय उपचार जारी है। वहीं स्थिति अभी डॉक्टरों के द्वारा बताई गई है कि स्थिति अभी सामान्य है। जी, लेकिन फहद, पुलिस की तरफ से मामला क्या दर्ज कर लिया गया है फिलहाल? पुलिस कप्तान महोदय के द्वारा जो है अवगत कराया गया है कि मौके पर पुलिस बल के साथ फोरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड और स्थानीय पुलिस की संयुक्त टीम गठित कर दी गई है। जल्द ही 2 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा भी पंजीकृत कर लिया गया है। जल्द ही इस मामले का खुलासा कर दिया जाएगा। जी, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद फैद। रितु सिंह इस खबर पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। रितु जी, आपका स्वागत है एएनबी न्यूज पर। जी नमस्ते सर। रितु जी, किस तरीके से देखती है इस तरीके की जो आपराधिक वारदातें हैं वो लगातार सामने आ रही हैं, एक के बाद एक लगातार अपराध का जो ग्राफ है वो बड़ी तेजी से उत्तर प्रदेश में बढ़ रहा है? सर मैं बड़ी शर्मिंदा भी होती हूँ और सोच में डूब जाती हूँ कि बेटियों के साथ ये जितने भी मामले मैंने देखे सारे के सारे रंजिश के होते हैं। आज देखिए किसने 3 बेटियों पे हमारी भी बेटी है, किस तरह एक बेटी पे तीनों बेटियों पे तेजाब डाल दिया है। ये कौन लोग हैं, इनकी क्या मानसिकता है, क्या हमारे बच्चों के लड़कों के क्या संस्कार हो गए हैं। मैं इन सारी चीजों की डिटेल में चली जाती हूँ, क्योंकि सरकार तो देखिए जब कोई भी केस होता है उस पर अपनी कार्रवाई करती है, उनके दोषियों को सजा भी देती है, लेकिन समाज में ऐसे जो ये केस आते हैं ये सारे रंजिश के होते हैं, कोई ना कोई दुश्मनी होती है। तो इसकी बलि कौन चढ़ रहा है? बेटियां चढ़ रही हैं। इस बात से बहुत दुखी हूँ, पर मेरे को लगता है कि सरकार को इसमें बहुत रितु जी, आपका दर्द भी मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और लगातार बीजेपी की सरकार और यूपी पुलिस कहीं ना कहीं फेल साबित हो रही है अपराध पर काबू पाने में। लेकिन क्या कुछ वजह मानती है समाज में आखिरकार इस तरीके की जो आपराधिक घटनाएं हैं, क्या पुलिस का बिल्कुल भी खौफ नहीं है किसी में भी? देखिए, खौफ पुलिस का होता है लोगों को। पुलिस का जो कानून व्यवस्था का जो सिस्टम होता है उसको दरकिनार करके अब अपराधी खुद ही रंजिश निकालने लग जाएंगे। नहीं, रंजिश निकालने नहीं, पर देखिए ना क्या कहते हैं, जितने मामले मैंने देखा
कि बेटियों के साथ रेप हो जा रहा है, उनकी पुरानी दुश्मनी थी। ये नहीं है कि सरकार से, पर उस समय तो उनकी मानसिक दशा मेरे को लगता है कि मानसिक रूप से बीमार लोग ऐसी हरकतें करते हैं, और सरकार को तो इसके लिए भी कोई कानून बनाना चाहिए। सरकार अपना काम कर रही है, सरकार हर चीज दोषियों को सजा भी देती है, सब कुछ देती है। आप भी देख रहे हैं कि जिस रितु तरह जी, यही मैं पहले जानने की कोशिश कर रहा हूं कि ऐसा क्यों हो रहा है कि जो अपराधी हैं उनके दिमाग में पुलिस प्रशासन का कोई खौफ नहीं रह गया है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है, ये कहा जाता रहा है कि अगर अपराधी अपराध यहां पर करेगा तो वो या तो प्रदेश को छोड़ दे या फिर वो धरती से चला जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी उत्तर प्रदेश में अपराधी जो है वो बेलगाम है। उनके दिमाग में बिल्कुल भी डर नहीं है किसी भी तरीके का। कोई उत्तर प्रदेश सरकार या यूपी की पुलिस ऐसे अपराधियों में कोई भी डर पनपाने में कामयाब नहीं हो पा रही है। नहीं सर, ऐसा नहीं है कि यूपी में जिस तरह पहले अपराध हुआ करता था, कंप्लेन नहीं की जाती, कोई कार्रवाई होती थी, आज सब कुछ होता है। ऐसा नहीं कि सरकार दोषी हो, लेकिन जो लोग इस तरह की कर रहे हैं उनके लिए उनकी तो मानसिकता देखिए ना, कि बेटी बनी पर उनको किसी चीज का डर रितु जी, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? नहीं। देखिए, इसके लिए जब सरकार अगर अपराधियों को ना पकड़े, सजा ना दे, तो मैं कहूँ कि सरकार दोषी है। रितु जी, अगर आज आप मैं ये तो कह रही है मीडिया कि को भी पिछली इसलिए सरकारों में आरोप मामले दर्ज हूँ। नहीं होते थे, आपने ये कहा कि पिछली सरकारों में मामले दर्ज नहीं होते थे सर, इसलिए मामले आप पहले देखिए, भी मैं ज्यादा तो आते थे, मीडिया का लेकिन अब अपराध घट गया है, इतनी ऐसा आप नहीं कह शुक्रगुजार हूँ सकती कि हैं कि मीडिया अब उन मामले चीजों को सामने तुरंत लाती दर्ज है। हो जाते हैं। अभी भी मामले दर्ज करने में देरी की जाती है। नहीं सर, ऐसा नहीं है। देखिए, आज मीडिया इतनी सशक्त, मीडिया जिसे हम कहते हैं ना, मीडिया इतनी अच्छी है। मैं मीडिया को हर पल सलाम करती हूँ, क्योंकि जो भी मामला आता है, मीडिया को भी सामने रोका लाया जाता है अगर हकीकत पहले तो दिखाने की सामने कोशिश ही की लाया जाती है जाता तो। था। सर, पहले अपराध हो जाते थे, लोगों को पता ही नहीं होता था कि कहाँ पर क्या, बस रो पिट के परिवार वहीं का वहीं रह जाता था, कोई कंप्लेन। लेकिन आज कम से कम इस सरकार में ये तो है कि कंप्लेन लिखी जाती है, दोषियों को सजा भी मिलती है, ये सारी चीजें। लेकिन इसके लिए मुझे लगता है बहुत स्टॉक से बीजेपी सरकार को काम करना चाहिए। इसके लिए मैं आप जरूर कहूंगी कि सरकार को थोड़ा स्ट्रांग होकर अपराधियों के लिए जरूरत से ज्यादा काम करना होगा, और पुलिस कर्मियों को भी थोड़ी सी चीजों को बहुत बारीकियों से देखना होगा, बहुत सशक्त होना होगा, बहुत जिसे कहते हैं ना, पैनी नजर से लोगों को देखकर, उस प्रदेश को देखकर काम करना होगा, क्योंकि वारदातें बढ़े, इससे सरकार को नुकसान होता है। तो कम से कम इन चीजों का, सब चीजों का ध्यान तो सरकार को रखना ही पड़ेगा सर। जी, अभिषेक राज कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक जी, आपका स्वागत है एनबी न्यूज पर। जी अभिषेक जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी बताइए। जी अभिषेक जी, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में लगातार अपराध बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में जो पुलिस प्रशासन है और कानून व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं फेल होती हुई दिखाई दे रही है। एक के बाद एक लगातार इस तरीके की वारदात हो रही हैं। अब गोंडा में 3 दलित बहनों पर एसिड फेंक दिया गया है। इस तरीके की घटनाएं क्या कुछ दर्शाती है? क्या उत्तर प्रदेश में अपराधियों में बिल्कुल भी यूपी सरकार का, यूपी पुलिस का कोई खौफ नहीं रह गया? उत्तर प्रदेश जो है अराजकता और अपराध की भेंट चढ़ चुका है, और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है ये एक विफल सरकार है। ये जो है गुंडों पे रोकथाम लगाने में, इस तरीके के जो क्रिमिनल एलिमेंट हैं उनको रोक पाने में पूरी तरीके से असमर्थ है। आपने देखा किस तरीके से गोंडा में एक पुजारी के ऊपर गोली चल जाती है। कई दिनों से वो वहां के एसएचओ से कंप्लेन करते हैं और शिकायत करते हैं, अब पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती है और अंततः उनको गोली मार दी जाती है। आज गोंडा में 3 बच्चियों के ऊपर तेजाब फेंक दिया जाता है। इसी तरीके निरंतर आपने देखा होगा, हाथरस की घटना हो, बलरामपुर की घटना हो, महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार, जो जुर्म है वो लगातार यूपी में बढ़ता चला जा रहा है। और यूपी की सरकार जो है वो मूक दर्शक के तरह बैठी हुई है। देखिए, बड़ी बड़ी बातें टीवी चैनलों पे आके कर देने से और कह देने से और जुमलेबाजी करने से काम नहीं चलेगा। आपको काम करना पड़ेगा। आखिर जिला प्रशासन क्या कर रहा है? इस तरीके की जो घटनाएं वो क्यों बढ़ती चली जा रही हैं? इस सरकार को इसकी तह तक जाना पड़ेगा और कार्रवाई करनी पड़ेगी। आप कहते हैं एक तरफ की जितने भी आपराधिक तत्व हैं वो जेल में, हमने उनको उठा के बंद कर दिया है या उनको ऊपर पहुंचा दिया है। तो देखिए, इस तरीके की बातें कहने से काम नहीं चलेगा। अगर वाकई में ऐसा उत्तर प्रदेश की 3.5 साल की सरकार ने कुछ किया होता तो आज जो हमें देखने के लिए मिल रहा है पिछले कई महीनों से, इस तरह की घटनाएं हमारे सामने नहीं आती। ये सरकार का मशीनरी का पूरी तरीके से फेल्योर है, और ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों को इस बात को स्वीकारना पड़ेगा और ये बात को मानना पड़ेगा कि ये उत्तर प्रदेश की सरकार नहीं चला रहे, और नैतिकता के आधार पे अब इस सरकार को रहने का कोई भी अधिकार नहीं। जी रितु जी, क्या कुछ कहेंगे इस पूरे मामले पर? जिस तरीके से कहीं ना कहीं विपक्ष ये समझ रहा है कि यूपी सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है, उत्तर प्रदेश में अपराध पर लगाम लगाने के लिए कुछ भी नहीं किया जा रहा है, ऐसे में नैतिकता के आधार पर यूपी सरकार को बने रहने का कोई अधिकार नहीं है?
देखिए, मैं ऐसे मुद्दों पे ना, गंभीर मुद्दों पे मैं राजनीति नहीं करती हूँ कि सरकार फेलियर है। 70 साल की राजनीति में अगर मैं ये कहूँ कि कांग्रेस ने आज तक 9 महीने की बच्ची से लेकर 80 साल तक का इस देश में रेप हो जाता है महिला का, तो ये कांग्रेस की प्रवक्ता क्या है? मैं मैडम मैडम वो तो अभी भी हो रहा है, मैं ये वो तो कहूंगी अभी भी हो कि रहा है, बीजेपी लेकिन आपने सरकार जिस तरीके से को पुरानी और सरकारों पर ये आरोप लगाया कि बीजेपी पहले सरकार एफआईआर महिलाओं दर्ज के नहीं लिए होती बहुत थी, करती अभी है। आपके सामने ही और अभिषेक राज जी ने ये बताया है कि वहां पर अभी भी जगह जगह पर अगर बात की जाए तो मामले दर्ज नहीं होते हैं। अगर शिकायत दी जाती है तो कहीं ना कहीं लापरवाही स्थानीय प्रशासन जो है वो बरत रहा है, और उसी का नतीजा ये है कि उत्तर प्रदेश की सरकार घिर रही है लगातार। उत्तर प्रदेश की सरकार अपने प्रशासन को सही तरीके से चलाने में कामयाब नहीं हो पा रही है। नहीं सर, ऐसा नहीं ये है। ठीकरा अगर नहीं पुरानी होता तो सरकारों आज पर सारे फोड़ केस देने कैसे का सामने मतलब ये आते नहीं है आपके कि आप सामने? बच जाएंगे। अगर क्या आपके कहते प्रशासन, दोषी कहते आपके उनको सरकार सजा चलाने में मिलती, कहीं ना कहीं कुछ तो प्रशासन कमी है। अगर यही एक्टिव नहीं वजह है होता कि तो कैसे लगातार पता अपराध बढ़ चलता? रहा है। ये तो आपको पता ही नहीं चलता, मीडिया को भी नहीं पता चलता अगर प्रशासन एक्टिव नहीं होता। तो ये सब कहने की बातें हैं। अगर योगी जी प्रशासन बिल्कुल एक्टिव है तो महिलाओं के फिर लिए हाईकोर्ट सशक्त को है, खुद उनके बारे संज्ञान में क्यों लेना पड़ सोचते रहा है हैं। मैडम अलग अलग मामलों पे? हाईकोर्ट में अगर प्रशासन को, सरकार को फटकार पड़ रही है तो उसका मतलब क्या है? सर ऐसा नहीं है। हेलो जी जी, आपकी आवाज सुन पा रहा हूं। सर, ऐसा नहीं है कि आपके सामने जो मामले आते हैं क्या उन पे कार्रवाई नहीं होती? मीडिया सशक्त होकर उनके क्या कहते हैं सामने नहीं लेकर आती है। ये पहले की सरकारें थी जिन पे कोई कार्रवाई नहीं होती थी, कोई देखता ही नहीं था, को पता ही नहीं था, रोक के सब। आजकल तो सब कुछ ओपन है, एक भी चीज मतलब होती है सब मीडिया पे चल जाता है, तो सरकार कैसे काम करेगी? जी अभिषेक सरकार जी क्या क्या कुछ लगता है आपको, सरकार क्या कभी नहीं चाहती जो कि तुरंत ऐसी कार्रवाई चीजें होनी हो। चाहिए वो सरकार कार्रवाई हो रही है उत्तर प्रदेश सरकार में? जितेंद्र जी देखिए, 3.5 साल का वक्त हो चुका है और अभी भी पूर्ववर्ती सरकारों पर ठीकरा फोड़ना ये भारतीय जनता पार्टी की आदत बन चुकी है। पूर्ववर्ती सरकारों में काम नहीं सही तरीके से हुआ होगा, तभी आपको उत्तर प्रदेश की जनता ने इतना बड़ा मैंडेट देके सत्ता तक पहुंचाया। किस लिए आपको सत्ता तक पहुंचाया था? कि आपकी सरकार आने के बाद बहन बेटियों के साथ अत्याचार होगा, उनके साथ बलात्कार होगा, तेजाब उनके ऊपर फेंका जाएगा और आप पूर्ववर्ती सरकारों के ऊपर दोषारोपण करेंगे। आप क्या कर रहे हैं? 1 साल का लगभग वक्त रह गया उत्तर प्रदेश में चुनाव होने के लिए, 3.5 साल से ज्यादा का समय हो गया सरकार को चलते हुए यूपी में, और अभी भी आप पूर्ववर्ती सरकारों की बात कर रहे हैं यहाँ टीवी चैनलों पर बैठ के। ऐसे नहीं काम चलेगा। अभी इतना जघन्य अपराध हुआ हाथरस में, बलरामपुर में, गोंडा बलरामपुर के बगल का ही जिला है, और बताइए कि 1 हफ्ते के अंदर फिर ऐसी घटना हो जाती है, तेजाब फेंक दिया जाता है 3 बच्चियों के ऊपर। अभी 2 दिन पहले पुजारी को वहां गोली मारी गई है। तो आप देखिए फेल्योर है वहां के प्रशासन का कि अभी एक घटना हुई है हाल ही में 2-3 दिन के अंदर, और फिर उसके बाद इतनी बड़ी वहां पे घटना घटित हो जाती है। तो आप देखिए किस तरीके से वहां पे जो आपराधिक तत्व है उनके हौसले बुलंद हैं, उनके अंदर जो है कानून का डर नहीं है, तभी तो इस तरीके की जो घटना है उनको अंजाम दिया जा रहा है। रितु जी, बीती रात का ये मामला है, आपको बता दूं कि अभी तक इस पूरे मामले में एफआईआर तक दर्ज नहीं हो पाई है। अभी तक अपराधियों का पता लगाना तो दूर की बात है, अभी तक मामला दर्ज नहीं हो पाया। तो किस तरीके से कार्रवाई की जा रही है, आप समझ सकती हैं? क्या कहते हैं, आप गलत कह रहे हैं। एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, एफआईआर दर्ज हो चुकी है और उस पर क्या कहते हैं कार्रवाई हो रही है। ये पुलिस मैं आपको अधिकारी खुद कह रहे हैं इस मामले में कि अभी तक कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। एफआईआर दर्ज करके आगे कार्रवाई की जाएगी। हालांकि टीम का गठन कर लिया गया है, ये भी उन्होंने कहा है कि मामले में जांच कर रहे हैं, लेकिन अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। नहीं सर, एफआईआर दर्ज नहीं होती तो कैसे क्या कहते हैं जांच हो जाती है? आप बताइए ना। सब कुछ हो रहा है सर, ऐसा नहीं है। विपक्ष को बोलने की आदत है, वो तो क्या कहते हैं अपनी बात करेगा नहीं, और मैं किसी में इसलिए मैं उनके ऊपर जाऊंगी नहीं कि आपके प्रदेश में क्या हो रहा है, मेरे प्रदेश में क्या हो रहा है। मैं तो ये चाहती हूँ कि महिला किसी भी देश के किसी भी कोने में रहे, सुरक्षित रहे, उनके साथ ऐसा ना हो, क्योंकि ये हमारी बहन बेटी, हमें भी दर्द होता है। हम भी एक बेटी की माँ है, तो तकलीफ तो होती है ना किसी की बेटी को। उस तरह जी, अगर आप दोनों बोलेंगे तो कुछ समझ नहीं आएगा। जनता जो आपको सुन रही है यहाँ पर, वो आपको समझ नहीं पाएंगे। अभिषेक राज जी, आपसे जवाब लूंगा, एक बार रितु जी से उनकी बात पूरी हो जाए। जी रितु जी। मैं यही चाहती हूँ कि इस देश के किसी भी कोने में हो, हम राजनीति ना करें, हम सब मिलकर इन जो होने वाले अपराधों को रोक लगाए। तो हम चुनाव तो नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम वो तो घटा सकते हैं ना, परसेंटेज तो उसको घटा सकते हैं ना सर। तो हमें सबको कदम उठाना होगा। हम विपक्ष पे इससे हमें इतने गंभीर मुद्दे होते हैं। एक बेटी, अरे हम भी तो एक बेटी की माँ है। लेकिन रितु जी यही तो हम कह रहे हैं, यही विपक्ष भी कह रहा है, यही हम कह रहे हैं कि अगर आपको सरकार में मौका दिया गया है, सरकार बनाने का मौका दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप विपक्ष पर ठीकरा फोड़ती रहेंगी, पिछली सरकारों पर ठीकरा फोड़ती रहेंगी, तो इससे तो काम नहीं चलेगा ना, काम तो करना पड़ेगा। नहीं ठीकरा फोड़ रहा है, ये तो क्या कहते कांग्रेस के प्रवक्ता कहते हैं, मैंने तो सरकार की बात ही
कहीं मैंने आपने किसी कहा कि सरकार- पिछली सरकारों में मामले दर्ज नहीं होते थे, लेकिन अभी भी मामले दर्ज नहीं हो रहे हैं। नहीं, अभी मैंने भी अगर किसी बात की सरकार जाए तो बात स्थानीय करी, मैंने प्रशासन ये की कहीं ना कहा कहीं कि- लापरवाही हर मामले में निकल करके सामने आ रही है। सर मैं तो ये कहती हूँ कि देश के हर जगह कहीं पर भी अपराध हो, हर पार्टी को क्या कहते हैं स्ट्रॉन्ग बोलें कि अपराधों को रोकने के लिए कम से कम नए नए कदम उठाए। अभिषेक राजी, तो हमें- कौन सा नया कदम आपको लगता है कि यूपी सरकार ने उठाया है? देखिए, ये तो अपनी स्वयं पीठ थपथपाने वाली बात है जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार करने में माहिर है। अपनी ही पीठ थपथपाते हैं। हाथरस कांड हुआ इतना बड़ा, वहां जी। आपने देखा किस तरीके से गैर जिम्मेदारी से उत्तर प्रदेश की पुलिस ने उस मसले जी, को हैंडल किया पूरी तरीके से। बाद में फिर सीबीआई आता है, सुप्रीम कोर्ट जी उस पर बिल्कुल बिल्कुल बोलता है। अभिषेक राज जी, रितु जी, मेरे पास वक्त की कमी है फिलहाल। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। सबसे अलग अंदाज, हम बनेंगे आपकी आवाज, सवालों की धार, खबरों की बौछार, सिर्फ मेरे साथ ANP न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। न्याय का इंतजार। हाथरस कांड में FIR दर्ज करने के बाद CBI अब एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। CBI की टीम हाथरस में क्राइम सीन पर पहुंच चुकी है और CBI की टीम के साथ स्थानीय पुलिस के अधिकारी भी मौजूद हैं। CBI की जो टीम हाथरस पहुंची है उसमें महिला अधिकारी भी मौजूद हैं। जानकारी के अनुसार मौका वारदात का मुआयना करने के बाद CBI पीड़ित परिवार से भी मुलाकात कर सकती है, उनके बयान भी दर्ज किए जा सकते हैं। और इसके अलावा मामले में हाई कोर्ट में भी सुनवाई हुई है, जहां कोर्ट ने रात में शव को जलाने को लेकर के नाराजगी जताई है और इसके अलावा कोर्ट ने इस दौरान प्रशासन को भी फटकार लगाई है। अब 2 नवंबर को अगली सुनवाई इस मामले में होनी है। लगातार हाथरस गैंगरेप और हत्या के मामले में जिस तरीके से अलग अलग मोड़ आते हुए दिखाई दे रहे हैं, अब वहीं CBI की टीम एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। CBI इस पूरे मामले में अब जांच करेगी, अलग अलग एंगल से इस पूरे मामले की जांच की जानी है। जिस तरीके से इस मामले में जांच की मांग की जा रही थी और CBI जांच की सिफारिश खुद CM योगी आदित्यनाथ ने इस मामले में की थी। अब CBI ने इस मामले में FIR दर्ज की टीम गठित की और अब वहां पर क्राइम सीन के लिए CBI जो है वो पहुंच चुकी है। और इसी बीच इस मामले में हाई कोर्ट में भी सुनवाई हुई है। हाई कोर्ट में जो स्थानीय प्रशासन है उसको फटकार लगाई गई है, क्योंकि जिस तरीके से मामले में
देखा गया था कि जब पीड़िता की मौत हुई उसके बाद उसको रात को ही उसका अंतिम संस्कार बिना परिवार की इजाज़त के कर दिया गया। और परिवार ने जिस तरीके से जो आरोप स्थानीय प्रशासन पर लगाए, उसे देखते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खुद इस मामले में संज्ञान लिया और इस मामले में सुनवाई हुई। तो सुनवाई के बाद पहले पीड़ित परिजनों का पक्ष कोर्ट ने सुना, उसके बाद स्थानीय प्रशासन को भी तलब किया गया था, स्थानीय प्रशासन का पक्ष भी सुना और अपनी साफ तौर पर जो नाराज़गी है वो जाहिर की है हाईकोर्ट ने। और स्थानीय प्रशासन को इस पूरे मामले को लेकर के फटकार लगाई है। जिस तरीके का रवैया यहाँ पर स्थानीय प्रशासन का देखने को मिला है, भले ही यूपी सरकार अपनी पीठ थपथपाती हो, लेकिन इस पूरे मामले पर घिरती हुई नजर आ रही है और खुद को घिरता देख ही सीबीआई जांच की मांग की गई। और साथ ही साथ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी इस मामले में सामने आए। उन्होंने विपक्ष पर इस बात का ठीकरा फोड़ दिया कि जातीय दंगे फैलाने की कोशिश की गई। जिस तरीके से एक दलित परिवार की बेटी के साथ पहले गैंगरेप और फिर उसकी हत्या करने की कोशिश की गई और कई दिनों तक जिंदगी और मौत के बीच जूझते हुए उसकी मौत भी हो गई। और उसके बाद भी जिस तरीके का जो रवैया स्थानीय प्रशासन की तरफ से देखने को मिला, रात में ही अंतिम संस्कार कर दिया गया। परिवार को बंधक बना करके कहीं ना कहीं बंधक बनाने की तरह ही उनको रखा गया। मीडिया को भी वहां पर जाने की इजाज़त नहीं दी गई कई दिनों तक और जो विपक्ष के नेता वहां जाना चाहते थे उनको भी रोकने की कोशिश की गई। हालांकि बाद में उनको अनुमति दी गई, लेकिन अब सीबीआई इस पूरे मामले में सामने आ चुकी है। सीबीआई एक्शन मोड में है, एफआईआर दर्ज करके अब मामले की जांच शुरू कर दी गई है। सीबीआई मौका वारदात पर पहुंच चुकी है, वहां पर मुआयना करने के बाद पीड़ित परिजनों से मुलाकात की जाएगी, उनके बयान भी दर्ज आज किए जा सकते हैं। लेकिन इस पूरे मामले पर जिस तरीके से सियासत देखने को मिली, विपक्षी नेता वहां पर पहुंचे, विपक्षी दलों के प्रतिनिधिमंडल वहां पर पहुंचे, अपने भारी समर्थकों के साथ, भारी संख्या में समर्थकों के साथ वहां पर पहुंचे, हंगामा हुआ। कई बार अलग अलग राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं ने वहां पर हंगामा भी किया पहुंच करके। लेकिन इस बीच सीबीआई को ये पूरा मामला सौंपा गया है और अब सीबीआई अलग अलग एंगल से इस मामले में जांच करेगी, किस तरीके से अपराधियों ने इस वारदात को अंजाम दिया और क्या कुछ कमी स्थानीय प्रशासन की तरफ से रही है, किस तरीके से लापरवाही बरती गई है या फिर किस तरीके से पीड़ित जो परिवार है वो परेशान हुआ है स्थानीय प्रशासन से और क्यों उत्तर प्रदेश की पुलिस पर भरोसा नहीं है। पीड़ित परिजनों को इस बारे में भी जांच की जाएगी। और साथ ही साथ जो सबसे बड़ी बात यहाँ पर जो सामने आई है कि जातीय दंगे फैलाने के लिए कुछ प्रतिबंधित संगठन जिन्होंने यहाँ पर फंडिंग की और जातीय दंगे भड़काने की कोशिश की, उसके बारे में भी जांच की जाएगी और जांच में सब कुछ सच सामने लाने की कोशिश की जाएगी। फिलहाल पीड़ित परिजनों को न्याय का इंतजार है, न्याय के लिए वो अब लड़ रहे हैं। हाई कोर्ट में भी अपनी बात वो कह चुके हैं और जिस तरीके से हाई कोर्ट ने नाराजगी जताई है, हालांकि अब 2 नवंबर को अगली सुनवाई होनी है, अगली सुनवाई में क्या कुछ रहने वाला है वो देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल जो सामने आया है, स्थानीय प्रशासन से नाराज हाई कोर्ट दिखाई दिया और इस मामले में खुद संज्ञान हाई कोर्ट ने लिया। जांच में क्या सच सामने आ पाएगा, क्या पीड़ित परिवार को, पीड़िता को न्याय मिल पाएगा, ये बड़े सवाल हैं। हाईकोर्ट में भी इस मामले की सुनवाई हो रही है और अब अगली सुनवाई जो है वो 2 नवंबर को होनी है। लेकिन जिस तरीके से स्थानीय प्रशासन को फटकार लगाई गई है उसमें कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर ये जाहिर होता है कि स्थानीय प्रशासन का जो रवैया है वो गैर जिम्मेदाराना रहा है। हालांकि जिस तरीके की जो कार्रवाई देखने को मिली उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, वहां पर अपर मुख्य सचिव भी गए और यूपी के डीजीपी भी गए, पीड़ित परिजनों से उन्होंने मुलाकात की और उससे पहले ही जो उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से जो कार्रवाई की गई, जो वहां पर पुलिस अधिकारी थे उन पर इस मामले में गाज भी गिरी। लेकिन जो डीएम है वो अभी तक कहीं ना कहीं बचते हुए नजर आ रहे हैं। संसदीय समिति जाएगी लेह। पिछले कई महीनों से चीन के साथ सीमा पर तनाव जारी है, लगातार बातचीत का दौर भी चल रहा है और दोनों देशों के बीच कई बार सैन्य और उच्च स्तरीय बातचीत हो चुकी है, लेकिन स्थिति
बरकरार है। भारतीय सेना के जवान डटकर चीन की सेना का मुकाबला कर रहे हैं। इस बीच संसद की लोक लेखा समिति यानी कि पीएसी लेह का दौरा करेगी। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने इसकी मंजूरी दे दी है। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी की अगुवाई में पीएसी की टीम 28-29 अक्टूबर को लेह का दौरा करेगी। इस दौरे में भारतीय सैनिकों की स्थिति, उनकी तैयारी और जरूरतों का जायजा लिया जाएगा और इस दौरे के दौरान सभी सांसद सेना के उत्तरी कमांड के अधिकारियों से मिलने के साथ साथ रक्षा मंत्रालय के प्रतिनिधियों से भी मुलाकात करेंगे और सांसद जो है फॉरवर्ड पोस्ट पर जाकर सैनिकों से भी मुलाकात कर सकते हैं। 2 दिवसीय ये दौरा है और कमेटी के सदस्य लेह में स्थित डीआरडीओ के दफ्तर भी जाएंगे। दरअसल हिमालय की ऊंचाइयों पर तैनात भारतीय सैनिकों को लेकर के एक कैग की रिपोर्ट सामने आई थी, जिसमें पीएसी जिस पर अब चर्चा कर रही है और कैग में अपनी रिपोर्ट में कैग ने सियाचिन और लेह जैसे ऊंचाई वाले इलाकों में तैनात सैनिकों की आधुनिक उपकरणों की तंगी की बात कही थी। कैग की रिपोर्ट को लेकर के पीएसी ने सीडीएस विपिन रावत और सेना के अन्य अधिकारियों से मुलाकात की है। दरअसल अधीर रंजन चौधरी ने लोकसभा स्पीकर को इसी महीने के शुरुआत में चिट्ठी लिखी थी और ये अनुमति मांगी थी कि कांग्रेस नेता के मुताबिक ये एक तरह का स्टडी टूर होगा। कांग्रेस समेत विपक्ष की ओर से कई बार सरकार पर सच्चाई छुपाने का आरोप लगाया गया है। अब इस बीच ये दौरा अहम माना जा रहा है और आपको बता दें कि इससे पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी दौरा कर चुके हैं और वहां पर जाकर अपने जवानों का हौसला बढ़ा चुके हैं। तो तैयारी और ज़रूरतों का जायजा लिया जाएगा। वहां पर जिस तरीके से लगातार कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी ट्वीट करके ये आरोप लगाते रहे हैं भारत सरकार पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर खासतौर पर, कि सरकार सच्चाई छुपा रही है। अधीर रंजन चौधरी भी कई बार सरकार पर हमला बोल चुके हैं, सच्चाई छुपाने का आरोप लगा चुके हैं और इस बीच अधीर रंजन चौधरी ने अनुमति मांगी थी लोकसभा अध्यक्ष से, उन्होंने अनुमति दे दी है और अब ये दौरा काफ़ी अहम माना जा रहा है क्योंकि कैग की रिपोर्ट भी इससे पहले आ चुकी है। उसमें ये दावा किया गया है कि जो हमारे सेना वहां पर रहती है उनके पास सही तरीके की जो जरूरत का सामान है वो उनके पास नहीं। इस खबर पर अधिक चर्चा करेंगे लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के लिए रुकेंगे। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। सबसे अलग अंदाज, हम बनेंगे आपकी आवाज, सवालों की धार, खबरों की बौछार, सिर्फ मेरे साथ ANB न्यूज पर। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही
आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। संसदीय समिति ले ही जाएगी, इस मामले पर चर्चा करेंगे, क्योंकि लगातार जिस तरीके से विपक्ष की तरफ से सरकार पर यह आरोप लगाया जा रहा था कि सच्चाई छुपाई जा रही है, चीन हमारे जो क्षेत्र पर कब्जा कर रहा है, क्योंकि चीन पर लगातार विस्तारवादी नीति अपनाने का आरोप लग रहा है। और चीन जिस तरीके से चीनी सेना की जो हरकतें सामने आ रही हैं लगातार एलएसी पर, उसको लेकर के भारत सरकार को विपक्ष भीतर घेर रहा था। देश के भीतर भारत सरकार जो है वो चीन के मामले पर घिरती हुई नजर आ रही थी। अब विपक्ष के जो नेता हैं, एक संसदीय समिति है, वो लेह का दौरा करेगी और वहां पर जाकर के असल स्थिति का जायजा लेगी। अनिल गौड़, रक्षा विशेषज्ञ, हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अनिल गौड़ जी, आपका स्वागत है एनबी न्यूज पर। जी अनिल गौड़ जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ, मेरे को आवाज सुनाई दे रही है आपकी। जी अनिल गौड़ जी, किस तरीके से देखते हैं ये जो अब वार पलटवार की जो राजनीति देश के भीतर हो रही थी, एक विदेशी मसले पर, एक सीमा के मसले पर, क्या अब वो थम जाएगी? जिस तरीके से अब विपक्ष के नेताओं को एक जो संसदीय समिति है उसको वहां पर जाने की अनुमति मिल गई। देखिए हितेंद्र जी, बात ये है कि मेरे को तो एक हिसाब से कोई कभी हंसना या रोना आता है कांग्रेस के ऊपर। जी, देश का जो जब से आजादी मिली तब से कांग्रेस ही रूल कर रही थी। जी, ये सारे कारनामे जो हैं, जी, जब चीन तिब्बत के अंदर आया तो प्रधानमंत्री हमारे कौन थे? नेहरू जी थे। जी, तब वो चुप रहे। जब चीन ने अक्साई चीन के अंदर काराकोरम हाईवे बनाया तब भी चुप रहे, और 2 साल तक उन्होंने पार्लियामेंट में भी नहीं बताया जी, तो कि भाई ये ऐसी कार्रवाई हो रही है। और जो फैक्ट फाइंडिंग टीम एक गई थी उसको नकार दिया। जी, और उसके बाद में आपने देखा कि 62 में क्या हुआ। 62 के बाद में जितने इन्होंने समझौते किए चीन के साथ में, 93 का ले लो, 96 का ले लो, वो इन्होंने ही किए। जी, पर चीन नहीं माना। तो इन्होंने क्या किया? कुछ नहीं। वहां की डेवलपमेंट आज तक नहीं हुई, उधर की बॉर्डर रोड्स नहीं बने, लोगों के पास जो हमारे जवानों के पास है रहने के लिए जो है परमानेंट शेल्टर नहीं बने। और जब इन्होंने बनाना शुरू किया, चीन ने ऑब्जेक्ट किया, इन्होंने उसको फौज को क्या के उनको छुड़वा दिए। जी, आए दिन ये खबर आती थी लद्दाख के लोगों की कि उनको चीन जो है रोकता है कि अपने जो मवेशी वगैरह जो है उनके ट्रेडिशनल ग्रेजिंग ग्राउंड है उसके अंदर ले जाने के लिए। क्या किया इन्होंने? कुछ नहीं। अब ये इतना शोर मचा रहे हैं, मेरे को समझ नहीं आता कि ये विपक्ष हिंदुस्तान के अंदर किस टाइप का विपक्ष है ये, कि आज तक जब नकारा रहा, ना काम किया, और अब जब काम हो रहा है, अब जब चीन घुस गया है, उसके एकजुट होने के बजाय ये बार बार ऐसे चीजें उठा रहे हैं। तो ये जो चीज है ये कोई अच्छी बात नहीं है देश के लिए। और इसी से जो है चीन जो है बार बार इसका फायदा लेता है। जी, चीन बार बार कहता है कि देखिए जी मैं तो कुछ गलत किया ही नहीं, क्योंकि आपसे विपक्ष में ये बात हो रही है, आपके पार्लियामेंट में ये बात हुई, आपके विपक्ष के नेता ने कहा, लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने कहा। तो ये जो चीजें हैं ये इसके अंदर हिंदुस्तान की जो है एज अ कंट्री, एक एज अ नेशन हमारी बेइज्जती होती है। पर ये इनको नहीं समझ आएगा, क्योंकि इन्होंने 70 साल में आज तक कुछ नहीं किया, ना वहां सड़कें बनाई। अभी जब बनने शुरू हुई है तो फटाफट इसके अंदर और इनके प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। आप कहते हैं जो फैक्ट फाइंडिंग टीम जाएगी, फैक्ट फाइंडिंग टीम मैं पूछता हूं, पहले आप अपने घर में बैठ के फैक्ट फाइंडिंग कीजिए कि इसका जिम्मेदार कौन है। जी, ये तो बीजेपी के सरकार में 2014 में बनी ना।
लेकिन अनिल गौड़ जी, जिस तरीके की जो स्थिति फिलहाल एलएसी पर बनी हुई है, वहां पर लगातार तनाव की स्थिति बनी हुई है, दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने हैं और ऐसे में एक कैग की रिपोर्ट भी सामने आई जिसमें वहां पर जो सेना के जवानों को जो सुविधाएं दी गई हैं उन पर कहीं ना कहीं सवाल उठाया गया है। इसी को लेकर के अगर विपक्ष के नेता वहां पर जा रहे हैं, बातचीत करना चाहते हैं, स्थिति को देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो इसमें कोई बुराई तो नहीं है और इसीलिए अब वहां पर उनको जाने की अनुमति भी दे दी गई। मैं ये नहीं कहता कि उसमें बुराई है जी, हमारी जो है पार्लियामेंट्री कमेटी जानी चाहिए जी, पर ये जो पार्लियामेंट्री कमेटी है इनको दूसरे मुल्कों की तरफ भी देखना चाहिए, उनकी पार्लियामेंट्री कमेटियां कैसी होती हैं जी, कि क्या कार्रवाई करती हैं वो। अब मैं आपको ज्यादा नेशनल चैनल पे नहीं बता सकता कि किस हिसाब से इन्होंने जो कार्रवाइयां की हैं, जब इनके एचडी जी थे डिफेंस मिनिस्टर वगैरह, वो बातें इनको पता है खुद। मैं उसके लिए नहीं कहता कि पार्लियामेंट्री कमेटी नहीं जानी चाहिए, जरूर जानी चाहिए, पर पार्लियामेंट्री कमेटी जाके एक ऑपोजिशन जो पार्टी है, ऑपोजिशन जो है वो एक कंक्रीट ऑपोजिशन और एक कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन होना चाहिए। ये डिस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन भी होना चाहिए कि जी आपने ये क्या कर दिया, आपने वो क्या कर दिया, चीन को आपने ये अंदर बीच में घुसा लिया उधर। अरे भाई आप मेरे को बताइए, जसान प्लेन में आज तो भी चीन घुसा, वो घुसा कब से है आपको पता है कब से घुसा है और आपके सामने घुसा है, तब आपने कुछ नहीं किया। जब उधर हमने ऑब्जर्वेशन टावर बना रहे थे वहां पे, वो भी जुड़वाया था चीन ने, वो इनके टाइम पे था। आज ये पार्लियामेंट के अंदर बहुत जोर से बोलते हैं, इनको पहले अपने गिरवा में देखना चाहिए और एक कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन होना चाहिए ताकि देश को जोड़े और ताकि हमारा जो फौजियों का मोराल है वो कम ना हो। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो आरोप प्रत्यारोप अभी तक चल रहा था, अभी भी जिस तरीके का जो आरोप प्रत्यारोप चल रहा है, अगर बीजेपी की बात की जाए तो पिछली सरकारों पर आरोप मढ़ दिया जाता है और जो अब विपक्ष में है वो भारत सरकार पर लगातार ये आरोप लगाते रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी पर सच्चाई को छुपाने का आरोप लगाते रहे हैं। लेकिन अब जब एक संसदीय समिति वहां पर जा रही है तो क्या अब ऐसा लगता है आपको कि अब सभी राजनीतिक दल एकजुट नजर आएंगे? अगर स्थिति साफ तौर पर समझ के आएगी ये कमेटी और उसके बाद जो स्थिति साफ होगी, क्या अब आपको ऐसा लगता है कि अब राजनीतिक दल जो है वो एकजुट इस मामले पर हो जाएंगे? मेरे को नहीं लगता, अगर आप मेरे से पूछे मेरी ओपिनियन में, मेरे को नहीं लगता ये राजनीतिक दल एकजुट होंगे जी। आप देख लीजिएगा, ये जब संसदीय कमेटी आएगी, कांग्रेस का वो क्रिटिसाइज करती रहेगी, कम्युनिस्ट क्रिटिसाइज करते रहेंगे, चीन को वो चीन क्या फेवर करेंगे, ये आपके सामने होगा। आप आज तारीख है जो, और उसके जिस दिन संसदीय समिति आएगी और संसद में इसकी डिस्कशन होगी, उससे पहले ही ये अपने ध्यान देने शुरू कर देंगे, अपने जो प्रेस रिलीज देने शुरू कर देंगे ये इसके खिलाफ। लेकिन चलिए, देश के भीतर जो भी होगा, देश में जो राजनीतिक हलचल होगी वो एक अलग बात है, लेकिन जो जवान वहां पर तैनात हैं, देश की रक्षा कर रहे हैं, उनसे अभी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाकर के मिल चुके हैं, रक्षा मंत्री जाकर के मिल चुके हैं। लेकिन अब अगर जो संसदीय समिति वहां पर जा रही है वो उनसे मिलती है तो क्या उनका हौसला बढ़ेगा? देखिए, हौसला तो जो जवान है, जब भी हमारे पॉलिटिशियन आते हैं, चाहे वो रक्षा मंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे दूसरे पॉलिटिशियन आते हैं, उनका हौसला बढ़ता है जी। पर वहां जाके जब ये पॉलिटिशियन जो है, अब मैं क्या कहूँ आपको कि वो ऐसी ऐसी सुविधाएं मांगते हैं वहां पे, और जब उनको सुविधा नहीं मिलती, या तो वो जैसे जवान रह रहे हैं वहां पे उस तरीके से रहे, बिल्कुल, तब इनको पता लगेगा। मैं इसलिए बार बार कहता हूँ कि आप अमेरिका में देख लीजिए पार्लियामेंट्री कमेटी क्या है, उसके अंदर आधे से ज्यादा लोग जो है फौज में नौकरी करके आए होते हैं, उनको पता है कि किस हिसाब से जो फौजी वहां रहता है। अगर ये पार्लियामेंट्री कमेटी वहां जाके जिस हिसाब से हमारे जवान वहां पे हैं फ्रंट लाइन के ऊपर, उस हिसाब से रहे, तब आके रिपोर्ट दे, फिर ये बात हम भी मानेंगे कि हाँ जी ये पार्लियामेंट्री कमेटी ने जाके सही तरीके से वहां देखा। पर जब ये जाते हैं वहां पे, ये वहां पे एक 5 स्टार ट्रीटमेंट मांगते हैं जी। मैं अफसोस से कहना पड़ता है मेरे को, और मैं इसमें कुछ बिल्कुल कांग्रेस प्रवक्ता रंजीता मेहता भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। रंजीता जी, आपका स्वागत है एनवी न्यूज पर। जी धन्यवाद जी। रंजीता जी, किस तरीके से देखते हैं आप, क्योंकि जिस तरीके से लगातार कांग्रेस की तरफ से अगर बात की जाए तो मुख्य तौर पर कांग्रेस ही है जो लगातार मोदी सरकार को इस मसले पर घेरती रही है कि सच्चाई सरकार छुपा रही है, लेकिन अब संसदीय समिति वहां पर जा रही है और उसका नेतृत्व भी कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ही करेंगे। जी, मैं ये बात करना चाहती हूँ कि आग वही, धुआं वही निकलता है जहाँ पे आग लगी हो। वहां पर कैग की रिपोर्ट कह रही है, कांग्रेस ही नहीं कह रही, कैग की रिपोर्ट कह रही है कि वहां पे सैनिक परेशान है, वहां पर उनके पास आधुनिक जो है उपकरण नहीं है। और अगर उसको लेकर हम अपनी संजीदगी जताते हैं विपक्ष होने के नाते, तो क्या गलत है? अगर वाकई वहां पे सब कुछ ठीक है तो जो कमेटी जाएगी वो उसकी रिपोर्ट बना देगी।
और मैं ये जानना चाहती हूँ कि अगर सैनिकों को किसी तरीके की असुविधा हो रही है, आज दूसरे तरीके का तनाव हमारे लद्दाख, चीन और आसपास के पड़ोसी राज्य जितने पाकिस्तान है सब लोग कर रहे हैं, तो उसको लेकर के सैनिकों की चिंता करना कांग्रेस के लिए गलत है, तो कांग्रेस वो गलती बार बार करेगी। जी, सैनिकों की चिंता करना गलत नहीं है, लेकिन इस मसले पर राजनीति करना तो बिल्कुल गलत होगा। लेकिन अब जब वहां पर जाने की अनुमति मिल गई है तो स्थिति साफ हो जाएगी। देखिए, हम आहा भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, और वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती। अगर हम सैनिकों की चिंता कर रहे हैं तो उसको राजनीति का नाम दिया जाता है, और अगर मोदी जी और अमित शाह जी कुछ भी करते रहे जब वो विपक्ष में होते हैं तो वो राजधर्म कहलवाता है। ये क्यों है? ये क्यों विचारधारा बनाई जी, जा रही है? अनिल गौड़ जी कोई पॉलिटिशियन नहीं है, भारतीय जनता पार्टी से भी संबंध नहीं रखते और किसी और भी राजनीतिक दल से संबंध नहीं रखते हैं। अनिल गौड़ जी, किस तरीके से देखते हैं आप इस पूरे मसले को? क्योंकि जिस तरीके से लगातार ये आरोप लगता रहा है कि कांग्रेस कुछ भी करे तो वो सरकार के खिलाफ है और सरकार कुछ भी करे तो कांग्रेस उसका विरोध करती है, ऐसा ये कहा जाता है। हितेंद्र जी, मेरे को एक बहुत हास्य आता है कि जब भी कोई सच्चाई बयान करे उसको ये लेबल कर देते हैं कि ये बीजेपी का एजेंट है। जी। मैं एक फौजी सैनिक रह चुका हूँ, सर्विस कर चुका हूँ, मैं कोई बीजेपी का एजेंट नहीं और ना ही वोट बीजेपी को देता हूँ। जी। और अगर ये जो प्रवक्ता है इनको अगर मेरी हिस्ट्री देख ले, हमारा खानदान जो पीछे से है वो कांग्रेस से जुड़ा हुआ था, पर मैं जो सच्चाई बोलता हूँ उसके साथ इनको बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि ये जो मेरे को एक चीज 3 चीजों का जवाब दे दें कि क्या ये जो स्थिति है आज लद्दाख के अंदर, क्या वो हमारे पहले प्रधानमंत्री जी की गलती नहीं थी कि उन्होंने जब तिब्बत में आया चीन तब नहीं बोले वो, जब तिब्बत से आके अक्साई चीन में आ गया तब नहीं बोले वो, और 2 साल तक उन्होंने पार्लियामेंट में जब काराकोरम हाईवे बना उसका छुपा के रखा उन्होंने। और क्या ये हमारे प्रधानमंत्री पहले उनका स्टेटमेंट नहीं है कि मेरे को फौज भी चाहिए, मेरे को सिर्फ पुलिस वाला डंडा चाहिए, क्योंकि हम तो अहिंसा में बिलीव करते हैं। और जब चीन इस हिसाब से आ गया तो फिर उसके बाद भागते रहे कि क्या होगा, और फिर हमारे जवानों को वहां भेज दिया बिना कपड़ों के, बिना हथियारों के, कि आप जाके चीन का मुकाबला करें। रंजीता जी, सच्चाई से परेशानी क्या है? देखिए, हमें सच्चाई से कोई परेशानी नहीं है। सच्चाई तो आज खुद देश देख रहा है। जिस तरीके से हर जो पड़ोसी राज्य है जिनको 56 इंच का सीना दिखाने की बात की जाती थी, आज मुंह फाड़ के हमारे देश के ऊपर एंट्री भी कर रहा है, कब्जे भी कर रहा है, हमारे एरियाज को अपने नक्शे में डालकर अपने संविधान में पास भी कर रहा है। तो आज उसको जवाब देने के लिए हमारे मोदी जी कहाँ पे हैं? मैं ये पूछना चाहती हूँ, जिस तरीके से आज चाइना हमारा ऑलरेडी 1/3 एरिया जो कवर कर चुका है बॉर्डर के ऊपर, उसके ऊपर वो एंट्री करके आगे आ चुका है, उसके बावजूद भी हम ये कहते हैं कि उन्होंने कब्जा नहीं किया, हम आंखें मूंद कर तब तो बैठे रहेंगे। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अगर कोई प्रधानमंत्री के होते हुए ये सब चीजें, ये घुसपैठ जारी है, तो वो किसकी वीकनेस है? अगर विपक्ष होने के नाते हम इन चीजों को नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा? आप कब्जे करवाते रहेंगे, आप उनके साथ फ्रेंडली रिलेशनशिप रखते रहेंगे, आप उनके साथ व्यापार कंटिन्यू करते रहेंगे, और फिर हम ये कहेंगे कि हम देश की सुरक्षा के लिए सब कुछ कर सकते हैं, तो ये कहाँ तक जायज है? हम सिर्फ ये अनिल गौड़ जी, जिस तरीके से हमने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार ये बात कहते रहे थे, 56 इंच के सीने की बात वो करते रहे और लगातार चीन को भी मुंहतोड़ जवाब देने की बात करते रहे, लेकिन कहीं ना कहीं नरम रुख उनका यहाँ पर दिखाई दे रहा है। देखिए, ये जो कांग्रेस प्रवक्ता है इनको पहले ये समझना चाहिए कि 29-30 की रात, अगस्त की रात को क्या हुआ, जो आज तक हमारी फौज को, क्योंकि आज तक हमारी फौज को कभी खुला हाथ नहीं दिया, और ये खुला हाथ मिला है तो उन्होंने जाके वो मोल्डो टॉप, ब्लैक टॉप और रिजिंगला और ये जो सारे स्ट्रेंगर एरिया के जो है चशू सेक्टर के अंदर वो सारी हाइट्स कैप्चर की, और इससे चाइना को सबसे बड़ा एक धक्का लगा। मैं बीजेपी को कोई ना मैं उनको उनकी फेवर में बोलना है, ना मैंने कांग्रेस के फेवर में बोलना है। बात ये जो सच्चाई है वो सच्चाई यही है कि आप देखिए, जब ये हिंदुस्तान एक ऐसा ही देश है जिसने अभी सारे के सारे जो इनके सोशल मीडिया के जितने ऐप थे सारे बैन कर दिए, आज तक अमेरिका नहीं कर सका। और साथ में इन्होंने जो उनकी कंस्ट्रक्शन कंपनीज है, जो दूसरी कंपनीज है, उसको बैन कर दिया यहाँ ठेके लेने से, हवाई को बैन कर दिया, जो आज तक अमेरिका नहीं कर सका। तो ये जो बातें कर रहे हैं, ये सारा जो है इनको अपने गिरबान में ध्यान के देखना चाहिए कि देश को आपने इतनी देर तक आपने इसको राज्य किया और उसके बाद में आपने कहाँ छोड़ा उसको? हमारे जवानों को, हमारे जो उधर लाइंस हैं, कम्युनिकेशन लाइंस नहीं बनी, रोडें नहीं बनी वहां पे, आज तक हम ऑल वेदर रोड नहीं बना सके लद्दाख के लिए। जब अभी बर्फ पड़ेगी तो बंद हो जाएगा तो एयरलिफ्ट करके करेंगे। क्या हमारे पास कांग्रेस को इतना टाइम नहीं था कि 70 साल में ये बनाए?
ये चीजें हैं पूछने वाली। ठीक है, आप क्रिटिसाइज करें बीजेपी को, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। बीजेपी आपको क्रिटिसाइज करे, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब है कि ऑन ग्राउंड स्थिति क्या है और किस हिसाब से अब ये एक ना, जब आपने इतनी देर वहां, मैंने कहूँगा राज्य, आप अपना गिरबान देखिए, जब एंथनी जी थे डिफेंस मिनिस्टर, किस हिसाब से हर चीज के लिए जो फौज को तरसना पड़ता था। जी बिल्कुल। रंजीता जी, इस मामले पर जवाब दीजिए, क्योंकि जिस तरीके से लगातार जो भारत सरकार है या भारत की सेना है वो कहीं ना कहीं कार्रवाई कर रही है और चीन को मुंह की खानी भी पड़ रही है। इस पूरे मामले पर चीन के साथ भले ही बातचीत का दौर चल रहा हो, भले ही तनावपूर्ण स्थिति लगातार बरकरार हो, लेकिन कहीं ना कहीं जो भारतीय सेना है उसका जो रवैया है वो आक्रामक होता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। देखिए, आक्रामक होता दिखाई दे रहा है। मुझे चीन की जो कार्रवाई है उस पर कोई मंशा नहीं है और जो सैनिक कर रहे हैं उसके ऊपर कोई मंशा नहीं है। बात तो ये है कि चीन हर रोज उसके हौसले बढ़ रहे हैं। वो हमारे एरिया में जहां पर पहले से फ्लैग मार्चिंग होकर वापस चले जाते थे, वहां पर आके उनकी टुकड़ी बैठ चुकी है और बार बार हम इस बात से इनकार करते हैं कि वो नहीं घुसे हैं। जिस तरीके से सुरक्षा बजट के अंदर छेड़छाड़ किया गया, जिस तरीके से सुरक्षा बजट हमारा कम किया गया, जिस तरीके से सैनिकों के पास उपकरण नहीं है, जिस तरीके से उनके पास यूनिफॉर्म नहीं है, जिस तरीके से उनके पास खाना पर्याप्त मात्रा में नहीं है, तो अगर ये बात करते 70 साल की कि कांग्रेस ने क्या किया, तो 6-7 साल से तो बीजेपी की सरकार है। क्या इन्होंने सड़कें बनवा दी? क्या इन्होंने वहां पे दूरीकरण दे दी? जी रंजीता जी, अनिल गौड़ जी, आप बने रहिएगा मेरे साथ। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के लिए रुकेंगे। और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं संसदीय समिति लेह जाएगी और वहां पर जाकर के सैनिकों से मुलाकात की जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से लगातार चीन के साथ तनाव की स्थिति बनी हुई है उसको लेकर के लगातार विपक्ष की तरफ से यह आरोप लगता रहा है कि सरकार सच्चाई को छुपा रही है। इसी बीच हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं अनिल गौड़, रक्षा विशेषज्ञ। अनिल गौड़ जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, क्योंकि जिस तरीके से पहले 56 इंच के सीने की बात की जाती थी, लगातार आक्रामक रवैया अपनाने की बात की जाती थी, लेकिन वो वाला आक्रामक रवैया तो नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन रणनीतिक तरीके से कहीं ना कहीं भारत सरकार और भारतीय सेना आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है, कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है और चीन की सेना को कहीं ना कहीं यहाँ पर पटकनी खानी पड़ रही है। देखिए, अब मैं वो पॉलिटिकल रिटोरिक वगैरह में नहीं जाना चाहता जी, पर जो ऑन ग्राउंड स्थिति है वो ये है कि फौज को एक फ्री हैंड मिल गया है। बिल्कुल, फौज को एक फ्री हैंड मिल गया है। सबसे पहले देखिए,
ये जितने एग्रीमेंट किए थे, ये 93, 96 और उसके के ये सारे कांग्रेस के टाइम पे हुए थे। और उसमें ये लिखा था कि भाई आप ना एक दूसरे के ऊपर गोली नहीं चलाएंगे, आप एक दूसरे के जब आपको दिखेंगे आप उनको बैनर दिखाएंगे, उनको कहेंगे आप वापस हो जाओ, एक या ज्यादा जो धिक्का मुक्की जैसे होती थी वैसे होती थी जी। पर जब अभी जो स्थिति हुई और उसके बाद में जैसे गलवान के अंदर हुआ, बिल्कुल हमारी फौज को पूरा एक फ्री हैंड मिल गया कि जो हमारा उधर लोकल कमांडर है, चाहे वो सेक्शन कमांडर है, चाहे प्लेटून कमांडर है, अगर वो स्थिति देखेगा कि अगर उसको फायर खोलना है तो उसको इजाजत मिल गई फायर खोलने की। उससे पूछना नहीं है कि भाई हेडक्वार्टर से पूछूं कि फायर करूं कि ना करूं। बिल्कुल तो ये एक जो खुला हैंड मिल गया फौज को, उससे आप देखिए हुआ क्या है। चीन जो है जिस हिसाब से ये जब घुसपैठ की इसने पैंगोंग में भी की, इसने जो उधर अपना गलवान घाटी के अंदर, उसके अंदर आपका जो है ये ब्लैक टॉप है या आपका दस्तार प्लेन में हमारी फौज ने उसको कंटेन किया वहां पे। और उसके बाद में पैंगोंग के भी जो पहाड़ियां हैं, जो हाइट्स है, वो कैप्चर, वहां पे जाके बैठ गए हम। अब उनके जो कैंप है उसके ऊपर पूरी निगरानी है। चुशूल सेक्टर के अंदर जितनी हाइट थी सारी वहां बैठ गए हैं। अब उनका जो मोल्डोव एक बेस है, जो सबसे बड़ा बेस है उनका चीन का, वो पूरा का पूरा हमारी निगरानी के नीचे है। हम जब भी चाहें उसके ऊपर गोली चला सकते हैं, जब भी चाहें उसको बमबारी कर सकते हैं। अब उनको पता लग गया कि भाई हम तो अब मुश्किल होगी हमारे लिए। उन्होंने कोशिश भी की, आपको पता है, देखिए जब 29 की रात के बाद में उन्होंने 2 बार कोशिश भी की कि भाई किसी तरीके से हमारी फौज को वहां से हटाए, पर नहीं हटा सके वो। तो ये जो चीज है, ये एक संकेत चाइना को मिल गया है कि हिंदुस्तान अब वो उस टाइप का नहीं है, फौज को पूरा फ्री हैंड है और फौज पूरा इसका पूरा का पूरा मुकाबला करेगी। दूसरा आप देखिए जो पॉलिटिकल साइड में और डिप्लोमेटिक साइड में क्या हो रहा है। डिप्लोमेटिक साइड में क्वाड बन गया। क्वाड जो है आपका अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और हिंदुस्तान जी। क्वाड बनने से चाइना की जो शिपिंग लेन्स है उसके ऊपर सीधा असर पड़ सकता है और चाइना ये जानता है। और सबसे बड़ा चीज है हमारा अंडमान निकोबार थिएटर कमांड जो है, उसके साथ में जब क्वाड अगर बंद हो जाएगा तो मलक्का स्टेट के अंदर कोई भी चाइना का जहाज नहीं जा सकेगा। और अगर वो हो गया तो चाइना के पास जितना उसका तेल और बाकी सामग्री जो आ रही है वहां से और जहाज से पोर्ट जा रहे हैं वो सब बंद हो जाएगा। और चाइना को ये पता है कि अगर ये प्रॉब्लम हुई तो ये चीज जरूर होगी। ये भी उसको कन्वे हो गया है। अब देखिए अब चाइना चाहता क्या है। चाइना ने अब कह दिया कि जी मैं 1959 का जो चिट्ठी 54 लाइनें लिखी थी नेहरू जी को, मैं उसके ऊपर आ गया हूँ। अरे भाई अगर आप उसके ऊपर आ गए, जो आपने जो बीच में जो आपने एग्रीमेंट किए थे 93, 96 के, वो आपने छोड़ दिए। बिल्कुल हिंदुस्तान ने नहीं माना। हिंदुस्तान कहते नहीं, आप जो अप्रैल में स्थिति थी आप पहले उसके ऊपर जाइए। आप अंदर आए हैं, पहले आप जाइए, उसके बाद में हम बाद की बात करेंगे। इसी बीच हमारे साथ चर्चा में विनीत त्यागी भी जुड़ गए हैं भारतीय जनता पार्टी से। विनीत जी आपका स्वागत है एनबी न्यूज पर। जी धन्यवाद जितेंद्र जी। विनीत जी, जिस तरीके से लगातार विपक्ष ये सवाल पूछता रहा है भारत सरकार से, ये आरोप लगता रहा है भारत सरकार पर कि सच्चाई को छुपाया जा रहा है, लेकिन अब एक संसदीय समिति जा रही है जिसके अध्यक्ष होंगे कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी। तो क्या अब आपको ऐसा लगता है कि अब जो राजनीतिक विरोधाभास था या जो विरोधी दल थे वो आप पर आरोप लगा रहे थे, अब वो वहां पर जाकर के सच्चाई जान सकेंगे, हकीकत जान सकेंगे और अब उसके बाद वो सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर के चीन के खिलाफ आवाज उठाएंगे? देखिए जिस तरह से चीन के साथ हमारी स्थिति सीमा पर भी हुई थी और दोनों सेना आमने सामने खड़ी थी, उस वक्त उस वक्त उन विपक्षी पार्टियों को सरकार के और सेना के साथ खड़ा होना था। लेकिन कांग्रेस का यह निरंतर आचरण रहा है कि देश की इस लड़ाई को कमजोर करने की वो कोशिश करते रहे हैं। अब उन्होंने एक मांग रखी कि एक टूर वो उन सीमाओं पर करना चाहते हैं, आगे फॉरवर्ड पोस्ट पर भी जाके सैनिकों से मिलना चाहते हैं और जो भी वो देखना चाहते हैं, तो उसकी अनुमति उनको मिल गई है। क्योंकि जो हम पहले दिन से ही कह रहे हैं कि जो हम कह रहे हैं वही यथास्थिति है, छिपाने का वहां कुछ नहीं है। वहां पर विदेश मंत्रालय ने भी जो कहा, रक्षा मंत्रालय ने भी जो कहा, सेना के अध्यक्ष ने भी जो कहा वही सत्य है। उसके अलावा कोई और सत्य है ही नहीं। आप जाइए, बिल्कुल जाइए और पूरा उसका निरीक्षण करिए, जो देखना है आपको देखिए। लेकिन स्थिति हम पहले जो कैग की रिपोर्ट आई है उसमें आधुनिक उपकरणों की तंगी वहां पर बताई गई है, रहने के लिए जो उचित व्यवस्था वहां पर सैनिकों के लिए होनी चाहिए उसकी भी तंगी उसमें बताई गई है। तो क्या कैग की रिपोर्ट आने के बाद कोई कार्रवाई की गई है? सैनिकों के पास जो उचित सामान पहुंचाना था वो पहुंचाया गया है?
देखिए हितेंद्र जी, बहुत लंबे समय तक हमारी सेना को अपेक्षित रखा गया है उनकी जरूरत की चीजों से। जब से मोदी सरकार आई है तो डिफेंस का और बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो बजट है उसको भी दोगुने से ज्यादा करके उस सब पे निरंतर काम चल रहा है। ना हथियार उनके लिए मंगाए जाते थे, जैसे कि रफाल और बहुत सारे ऐसे आधुनिक हथियार, वो सब भी मंगाए गए हैं। बुलेट प्रूफ जैकेट्स तक इनको नहीं दी जाती थी, वो भी मंगाए गए हैं। तो उस पर काम चल ही रहा है। कैग की रिपोर्ट बिल्कुल सही है, क्योंकि कैग की रिपोर्ट कोई कंपैरिजन वाला काम नहीं करती। वो ये देखती है कि पूरा आइडियल सिचुएशन में कैसा होना चाहिए। लेकिन हमने जहां से हमने शुरू किया इस काम को करना, आपने देखा होगा इनके डिफेंस मिनिस्टर खड़े होकर कहते थे कि हमारे पास तो पैसा ही नहीं है कि हम राफेल खरीद लें। इस तरह के बयान देते थे, कहते थे कि हम बॉर्डर पर डेवलपमेंट इसलिए नहीं करते जिससे कि चीन हमारे से गुस्से में ना आए, वो ठीक रहे। तो उनकी बेस्ट डेवलपमेंट, जो बेस्ट बॉर्डर पॉलिसी थी, नो डेवलपमेंट एट बॉर्डर, इस तरह की उनकी डेवलपमेंट पॉलिसी थी। तो वहां से हमने पिकअप किया है। और जितने डिफेंस एनालिस्ट हैं भारत में, जितने वरिष्ठ अधिकारी पूर्व में रहे हैं, उन सबका कहना है कि पिछले 6 सालों में जो सेना के लिए काम इस भारतीय सरकार ने किया है वो अभूतपूर्व है। पहले ऐसा काम नहीं किया गया है। अनिल गौड़ जी, क्या कुछ लगता है आपको, क्या जो सैनिकों की वहां पर जो जरूरत है उसके मुताबिक वहां पर उनको सामान मुहैया हो पा रहा है? देखिए, जितना भी गवर्नमेंट कर रही है बहुत अच्छा कर रही है। सामान जो भी है वो भी आपको कई ऐसी चीजें जो आपको इतना, जब आपने जमावड़ा फौज का बढ़ा दिया वहां पे, आपकी जो चीज है उसकी जरूरत भी ज्यादा पड़ गई। अब वो आपको ऑफ द शेल्फ परचेज करनी पड़ती है। आप ये समझिए, कैग की रिपोर्ट अपने तरीके से ठीक है, पर चीज ये है कि आपके पास आप अभी तक 70 सालों में आप हिंदुस्तान के अंदर चीजें वो नहीं बनाते जो हमारे जवानों को चाहिए उधर। अब उसकी गलती किसकी है बताइए? बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने खरीदनी है जाके यूरोप से। कहीं ना कहीं अब जो है सैनिकों के लिए वहां पर जो सामान है वो मुहैया करवाया जा रहा है। अनिल गौड़ जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। विनीत जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। तो जिस तरीके से लगातार जो विपक्ष की तरफ से आरोप सरकार पर लगाए जा रहे थे सच्चाई छुपाने के लिए, अब वो सब कुछ सच जो है वो सामने आ जाएगा। एक संसदीय समिति वहां पर जा रही है और हकीकत का जायजा लेगी। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।